सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्लास 10th 10वीं क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो फिजिक्स का चैप्टर है उसके पहले तो वीडियो में हमने आपको सारे थ्योरी बताई थी और लास्ट वीडियो में हमने आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की डिटेल एक्सप्लेनेशन की थी, अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। उसके अंदर हमने आपको पहली वीडियो में सबसे पहले हमने आपको थ्योरी और पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे जो लगभग 4 घंटे 22 मिनट 4 आवर 22 मिनट्स के थे। फिर दूसरी वीडियो बनाई 1 घंटे की जिसमें हमने आपको ये सारे फार्मूला समझाएं कि भैया ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, किसकी यूनिट क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चंस बताएं और आज की क्लास में बचे हुए क्वेश्चन जो 6 से लेकर 18th नंबर तक है वो सारे बताएंगे। और फिर से हमने पहले ही फार्मूला लिख लिया है क्योंकि लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो अपना ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले ले, इतने ही फार्मूला से उसका काम बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो हम तो कहेंगे कि पहली वीडियो भी देखो, दूसरी भी देखो और तब जाके तीसरी पे आओ। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 6 से लेकर 18 नंबर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो फार्मूला का पहले चार्ट लिख लो। ये लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिटेल करके बताया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। सर फार्मूला कैसे हुआ नहीं हुआ, लास्ट वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन बताया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो या अगर आप बोलोगे तो हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को प्रोवाइड कर देंगे, इसके दोनों पार्ट। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इतने ही फार्मूला से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने से पहले कुछ चीजों को समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। कुछ अच्छा चीज है जिसको समझा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 जब समझा रहे हो तो क्यों और कैसे मत पूछो आप, ठीक। जैसे देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका तो आपके पास है ओम्स लॉ से, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर आपको V गिवन हो और I गिवन हो तो आप R इज इक्वल्स टू V अपॉन I से R की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा वो ओम में होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको V और I गिवन हो या ना हो लेकिन ग्राफ गिवन हो कि एक ग्राफ गिवन है जो मान लो I वर्सेस V का ग्राफ है और ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इस ग्राफ में कहीं पे भी कोई एक पॉइंट यहां पकड़ लोगे, कोई एक पॉइंट यहां पकड़ लोगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाओगे और इस एंगल को मान लोगे थीटा। क्या मान लोगे? थीटा। तो इसमें अगर आप tan थीटा लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा से सटा हुआ बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस पॉइंट को आपने x1 और y1 माना है और इस पॉइंट को x2 और y2 माना है तो गौर से देखो तो ये x1 है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, x2 है। तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। उसी तरह अगर यहां से यहां तक पूरा का पूरा देखो तो ये क्या है, y2 ही तो है, देखो ना y2 माना है, ये पूरा y2 है और यहां से लेकर यहां तक देखो तो आपने y1 माना है, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वाली लाइन y2 माइनस y1। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। और ये भी तरीका है एक रेसिस्टेंस, ये जो भी वैल्यू आएगी वो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है I वर्सेस I अगर y एक्सिस में है और V अगर x एक्सिस में है तो ये जो भी वैल्यू आएगी 1/r की वैल्यू आएगी। और अगर यही ग्राफ V वर्सेस I का होता और तब ऐसा लेके 2 पॉइंट लेके अगर आप tan थीटा निकालते और लिखते tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो ये r इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है। मतलब समझो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास V और I डायरेक्ट गिवन है तब तो आप r इज इक्वल टू V अपॉन I लगा के कहानी कर लेते थे। लेकिन अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो अगर I वर्सेस V का ग्राफ है तो tan थीटा निकालोगे और y2 माइनस y1 कैसे हुआ, तो वो जो स्लोप निकलेगा वो 1/r की वैल्यू आएगी। और अगर आपके पास V वर्सेस I का ग्राफ है और tan थीटा जो निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वो r की वैल्यू आएगी। इसमें 1/r की वैल्यू, इसमें
आर की वैल्यू। इतना बात समझो, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करके हम समझा देंगे तो बात समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऐसा ही करना है, ठीक। अरेंज करके लिख लो इसको, अगर जिस बच्चे को समझ में आया उसके लिए ठीक, जिसको नहीं समझ में आया है वो क्वेश्चन नंबर 7 देखेगा तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। ये बात लिख लिया होगा आपने, अब लिख लो, समझ में आ गया तब भी ठीक है। देखो कहता है ग्राफ का जो स्लोप निकालते हैं कोई भी दो पॉइंट को पकड़ के, वो उसके ग्राफ का रेसिस्टेंस होता है। अगर V वर्सेस I का ग्राफ दिया हुआ है तो अगर I वर्सेस V का ग्राफ है तो वो उसका 1/R होता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द गिवन रेसिस्टर फॉर द corresponding वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेसिस्टर आर गिवन बिलो। अब हम मान लेते हैं, सपोज करो एक ग्राफ बनाते हैं और हम पहले I दिया हुआ है तो ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक। इस पर हम I रखते हैं तो हम ग्राफ कैसा बना रहे हैं, I वर्सेस V का। तो इसमें जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1/R में आएगा। क्यों आएगा वो समझाते हैं। मान लो ये 0 है, अब V नीचे में लिया है तो 1.6 3.4 यानी 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और ऐसा कुछ x एक्सिस में हो गया। y एक्सिस में 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक काम बन जाएगा। हाँ, पहली वैल्यू है 0.5 एंड 1.6, तो इसमें 0.5 कहीं यहां आएगा, इसका 1.6 कहीं यहां आएगा, इन दोनों को मिला दिया, ये पॉइंट हो गया, ठीक। ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सपोज ए है हमारे पास 0.5, 1.6। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा वैल्यू है 1 एंड 3.4, ये पॉइंट ए था, यहां लिख देते, ठीक है। ए है, दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा हो तो समझ लो ये पॉइंट ए है जिसको हम दिखाना चाहते हैं। दूसरा है 1 एंड 3.4, 3.4 मान लो कहीं 2 3 बीच में यहां आएगा, ठीक। आराम से समझना है चीजों को, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये पॉइंट मान लो बी है, ठीक, और बी है हमारे पास 1, 3.4, 1.0 है मतलब वही है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 6.7, 2, 6.7 कहीं यहां लाई करेगा, यहां पे। ये पॉइंट मान लो सी है और सी का कोऑर्डिनेट है 2, 6.7, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3, 10.2, 3, 10.2 कहीं यहां लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट मान लो डी है, और डी है हमारे पास 3, 10.2। अब एक और पॉइंट है ई, उसको मान लेते हैं और वो है 4, 13.2, तो 13.2 12 बीच में 13 यहां पर कहीं आएगा, और है दूसरा 4 यहां पर। अब इस सबको मिलाते चलोगे, इन सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाते चलोगे तो देखोगे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन गया, I वर्सेस V का ग्राफ। तो कहता है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, कर दिया हमने। अब कहता है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। तो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट, पहला वाला वैल्यू किसका है, करंट का, और दूसरा वाला वैल्यू किसका है, पोटेंशियल का। पहला वैल्यू किसका है, करंट का, दूसरा है पोटेंशियल का। पहला है करंट का, दूसरा है पोटेंशियल का। पहला है करंट का वैल्यू, दूसरा है पोटेंशियल का वैल्यू। पहला है करंट का वैल्यू, दूसरा है पोटेंशियल का वैल्यू। अभी कोई हटा लेते हैं ताकि यहाँ से आपको सारा डाटा तो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब देखो इसमें कहता है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। इसमें रेसिस्टेंस बताओ। तो कोई एक बच्चा कहेगा कि सर कोई भी पॉइंट को पकड़ते रेसिस्टेंस ले लेते हैं। अगर आप ए पॉइंट को पकड़ते हो तो 0.5, 1.6, आई की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, तो आर बराबर ओम्स लॉ से V अपॉन आई लिखोगे, 1.6 अपॉन 0.5, डेसिमल हटाया ऊपर 10, डेसिमल हटाया नीचे 10, ये 10 10 कट गया,
16/5 आया, यानी R1 मान लो इसको, तो V1 I1 मान लो, तो R1 की वैल्यू आ गई 5 3 जा 15, 1 इज द कैरी, 5 2 जा 10 ओम। अगर उसी तरह अगर बी पॉइंट को आप पकड़ते, मान लो कोई बच्चा इस तरह से निकालना चाहेगा, तो 1,3.4 पहला है करंट का वैल्यू, दूसरा है पोटेंशियल का वैल्यू, तो R2 बराबर V2/I2 निकालते तो बोलते 3.4/1 दैट इज 3.4 ओम। फिर तीसरा निकालते सी का वैल्यू, तो बोलते 2,6.7 है, तो R3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V3/I3, और मान लो ये I1 I2 V2 था, I1 V1 था, ये I3 V3 है, तो लिखोगे 6.7/2, इसको निकालोगे तो 2 3 जा 6 डेसिमल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 ओम। अब अगर डी पॉइंट को पकड़ के चलते हो, समझेंगे आराम से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घबराना मत। ये है 3,10.2, यहाँ पर है ये I4 और ये है V4, तो R4 अगर निकालोगे तो 10.2/3 दैट इज 3 3 जा 9 डेसिमल, 3 4 जा 12 ओम। अगर ई पॉइंट लो तो 4,13.2 दैट इज R5 बराबर, ये मान लो I5 है और ये V5 है, तो R5 बराबर आ जाएगा 13.2/4, तो आ जाएगा 4 3 जा 12, 1 इज द कैरी, 4 3 जा 12 ओम। अब गौर करो तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 3.4, यहाँ पर 3.35, 3.35 को अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो 3.4 ओम लिख सकते हो। तो आप यहाँ से दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो देखोगे लगभग जो वैल्यू है उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसमें है, 3.4 में, तो कहोगे द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज 3.4 ओम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है। एक तो ये हो गया कि बच्चे को ग्राफ में स्लोप निकालने नहीं आ रहा है, तब ऐसे निकाल के बता दिया उसने, लेकिन जिस बच्चे को ग्राफ के थ्रू स्लोप निकालने आता है वो ये काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, इतना मेहनत नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि यहां आएगा ग्राफ में और कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लेगा, कोई भी। देखो समझाते हैं कैसे। एक तरीका ये है, जहां तक बना के छोड़ दो सही है, आप गलत मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन और अच्छा नंबर मिलेगा। मान लो एक पॉइंट हम बी पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट हम डी पकड़ लेते हैं और यहां पहुंचे, और ये एक ट्राइंगल है, इस पॉइंट को ए बोल देते, ए ले चुके हैं ना, पी बोल देते हैं, पी बोल देते हैं। तो देखो तो ये पॉइंट कितना था हमारे पास, बी वाला पॉइंट जो है वो 1,3.4 है, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 3.4 है। नीचे V वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाला ग्राफ जो बन रहा है V है, वोल्ट है, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट हमने पकड़ा D, और ये वाली लाइन क्या है, D पॉइंट क्या है 10.2, यानी यहां से लेकर यहां तक है 10.2, जो ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किया है। कोई भी आप ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ सकते हो, और इस एंगल को मान लो थीटा मान लिया आपने, आप ये दोनों पकड़ के भी ट्रायंगल बना सकते थे। तो ये 3.4, ये 10.2, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 10.2 माइनस 3.4 आ जाएगा 6.8 वोल्ट। ये वोल्ट क्या बात कर रहे हैं ना, ये 3.4 वोल्ट है, 10.2 दूसरा वाला हमेशा वोल्ट है, तो 6.8 वोल्ट आ गया, ठीक है। यानी यहां से लेकर पीवी की वैल्यू आ गई आपके पास 6.8 वोल्ट। अच्छा, अब आपको अगर पीडी की डीपी की वैल्यू मिल जाए तो tan थीटा बराबर आप जानते हो, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिखते हैं। तो y2 था, यहां पर हमारे पास x2 था 10.2, x1 था 3.4 वैल्यू था, तो इसलिए हमने x2 माइनस x1 नहीं लिखा, यानी नीचे में हमारे पास आ गया 6.8 वोल्ट। ऊपर में देखे तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 3, और ये वाली वैल्यू कितनी है 1, ये 1 है, तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 1 दैट इज 2 एम्पियर। देखो ना ये करंट है तो एम्पियर में आया, यानी यहां से पीडी की वैल्यू कितनी आई 2 एम्पियर, यानी यहां पर y2 माइनस y1 आ गया 2 एम्पियर। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/3.4, और एम्पियर अपॉन वोल्ट क्या बनता है ओम, यानी 1/3.4 1 बाई ओम। देखो गौर से, आप R = V/I लिखते हो तो वोल्ट का वोल्ट एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है ओम, और यहां पर एम्पियर अपॉन वोल्ट है, तो ये क्या आ गया 1/R बराबर आ गया 1/3.4 ओम। तो R बराबर कितना आ जाएगा 3.4
ओम। तो एक तरीका तो ये है कि सारे V और I की वैल्यू निकाल के R निकालो, उसमें से जो कॉमन वैल्यू ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू है वो लिख दो। दूसरा तरीका है कि स्लोप निकालो, tan थीटा क्या देता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और इस ग्राफ का स्लोप जो भी निकला वो एम्पियर अपॉन वोल्ट निकला, और एम्पियर अपॉन वोल्ट को 1 अपॉन ओम लिख सकते थे। दोनों को पलटा तो ओम भी ऊपर गया, आर 3.4 भी ऊपर गया, तो आर की वैल्यू आ गई 3.4, यानी रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज 3.4 ओम। तो पहला तरीका ये है कि आप पूरा नॉर्मल वैल्यू निकालो, उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है उसको यूज करो, कहानी खत्म। दूसरा तरीका ये है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल लो। ठीक है सर, समझ गए? जो तरीका समझ में आया उसको बना लो। हमारा कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि आपको सारे तरीके से अवगत किया जाए। इरेज करें। अगर इसमें पूछता है नेचर ऑफ द ग्राफ, तो बोलते लीनियर पाथ, क्योंकि ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ। नेचर कैसा है ग्राफ का, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। जब हम I वर्सेस V या V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं, तो अगर आप चाहो तो V को भी Y एक्सिस पे ले सकते हो, इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी V की वैल्यू है 12 वोल्ट, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेसिस्टर, रेसिस्टर हम नहीं जान रहे हैं, अननोन है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, करंट है हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर, हमने बोला किसमें चाहिए, एम्पियर में। तो जब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यही अगर 2.5 माइक्रो एम्पियर होता तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करते तो एम्पियर में बदलता। तो हमने बता दिया मिली है इसलिए 10 टू द पावर -3 से किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर, ये तो बहुत आसान है। यहाँ से बोलोगे V = I, R होता है कहां से, ओम्स लॉ की मदद से। ठीक बा, हाँ सर ठीक है। यहाँ से बोलोगे R बराबर V अपॉन I, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू है, यूज करो। V की जगह हमारे पास 12 वोल्ट अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब जो भी आंसर आएगा वो ओम में आएगा। इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, और 10 टू द पावर 3 ऊपर जाके -3 ऊपर जाके +3 बन जाएगा। तो 12 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 25 आ जाएगा। 5 5 जा 5 2 जा, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा और आगे कर सकते हो आप, तो यहाँ से R बराबर ये बचा 12 इंटू 2 इंटू, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू द पावर 3 है तो अपॉन 5, ये कट जाएगा 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 12 2 जा 24 2 जा 48, यानी R बराबर आ गया 4800 ओम, यानी द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज 4800 ओम। इसीलिए 12 वोल्ट की वजह से भी इतना छोटा करंट निकल रहा है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है, और रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रगल टू द फ्लो ऑफ करंट, इसलिए करंट इतना 12 वोल्ट की वजह से भी देखो कितना छोटा करंट निकल रहा है। करंट बहुत छोटा नहीं है, देखो तो 2.5 अपॉन 10 टू द पावर 3, माइनस में तो प्लस किया, 10 टू द पावर 3 मतलब 0 0 0 एक और 0, और ये हो गया 0.1 2 3 4, यानी 1 2 3 और एक तो 2 है 5 एम्पियर। इतना छोटा करंट इतने बड़े बैटरी से निकल रहा है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है। समझ में आई बात? नोट डाउन करो फास्ट फास्ट, एकदम चीज़ों को आसानी से समझोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट डाउन कर लिया? हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं नहीं बना लो। ठीक है सर बना लिया। इरेज करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेसिस्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, यानी कितने रेसिस्टर है हमारे पास? 4 रेसिस्टर है, और उससे एक 9 वोल्ट का बैटरी लगा है। एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, चौथा रेसिस्टर। 4 ही है, 1 2 3 4 5 है, एक और इधर लगा देते हैं। ये 5 रेसिस्टर है हमारे पास। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, ये मान लो R4 है, ये मान लो R5 है। R1 की वैल्यू है 0.2 ओम,
R2 की वैल्यू है 0.3 ओम, R3 की वैल्यू है 0.4 ओम, R4 की वैल्यू है 0.5 ओम और R5 की वैल्यू है 12 ओम। कहता है रिस्पेक्टिवली इज कनेक्टेड विथ अ 9 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन को आराम से समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with a resistor of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि यहां से जो करंट I निकलेगा वो यहां भी I आएगा, यहां भी I आएगा, यहां भी I आएगा, यहां भी I आएगा, यहां भी I आएगा और यहां भी I आएगा, यानी और वापस फिर I आएगा। यानी वो झूठ फूस के पूछ दिया है कि कितना 12 ओम से पास करेगा। जितना पूरे सर्किट का करंट होगा वही 12 ओम से पास करेगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट इज सेम इन सीरीज। सीरीज में 0.2 ओम से पूछे तब, 0.4 से पूछे तब, 12 से पूछे तब, हर जगह करंट एक ही होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट होता है। अगर ये पूछ देता हमसे कि भैया बताओ यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V3 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V4 होगा और यहाँ पे पोटेंशियल V5 होगा। यानी पोटेंशियल सब जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन करंट सब जगह सेम होगा। अभी हमसे पूछ रहा है 12 ओम के थ्रू कितना करंट होगा, तो भैया जो टोटल करंट होगा वही 12 ओम के थ्रू होगा। यानी टोटल करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा, और सीरीज का R इक्विवेलेंट हम जानते हैं, सिंपल सबको ऐड कर दो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जो कि है 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम, इन सबको ऐड करेंगे तो 0.5 और देखो ना ऐड करो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, पहले पॉइंट वाला ऐड कर लो तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 1.4 आ जाएगा और प्लस 12 करोगे तो 1.4 प्लस 12.0 यानी 4, 3, 1 यानी 13.4 ओम इज द total R equivalent of this circuit in which potential is 9 volt। अब हम यहां से रेजिस्टेंस करंट निकाल लेंगे, खत्म, हटा दे इसको, क्वेश्चन समझ गए हो। अब यहां से हम करें V इक्वल्स टू आई आर का इस्तेमाल करेंगे और क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। अब यहां से बोलेंगे R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की जगह है 9 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आया है 13.4 ओम। जो भी आंसर आएगा वो एम्पियर में आएगा, और यहां से अगर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, यानी 90/134। इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है करंट। तो यहां से अगर हम डिवाइड करें 90 डिवाइडेड बाय 134 तो ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 0.67 एम्पियर, यानी I की वैल्यू आ गई 0.67 एम्पियर। अब ये करंट यहां से निकला 0.67 एम्पियर, अब यहां भी 0.6, यहां भी 0.6, यहां भी 0.6, यहां भी 0.6, यानी कह सकते हो करंट थ्रू 12 ओम रेसिस्टर is same as the total current flows through the circuit, that is 0.67 एम्पियर। जितना सर्किट से फ्लो कर रहा है उतना ही होगा 12 ओम के अक्रॉस भी, क्योंकि ये सीरीज में है। बात समझ में आई। लेकिन अगर इसमें कह देता पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर निकालो, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर निकालो, इरेज कर इधर वाला आर इक्विवेलेंट कर लो सर। अगर आपसे पूछ देता पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर निकालो, तब क्वेश्चन में जान हो जाता।
कैसे जान हो जाता? तो बोलते हैं यहाँ पोटेंशियल V1 है, तो V1 लगाओगे तो करंट सब जगह सेम है, I R1 लगाओगे तो V1 बराबर 0.67 इंटू R1 की जगह 0.2, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर। V2 लगाओगे तो I R2 दोगे, I हर जगह सेम रखोगे लेकिन R1 R2 R3 बदलता चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर। V3 निकालना होता तो I R3 करते तो V3 बराबर I की जगह 0.67 इंटू R3 क्या है 0.4, इन सबको जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आंसर हो जाता। पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बता रहे हैं हम। अगर मान लो V4 पूछता तो I R4 करते, I की जगह 0.67 इंटू R4 की जगह 0.5, जो मल्टीप्लाई करके आता वो आंसर होता। अगर V5 पूछता तो I R5 करते, I की जगह 0.67 इंटू R5 की जगह 12, मल्टीप्लाई करके जो आता वो आंसर हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सीरीज में अगर पोटेंशियल पूछे तो पहले पूरा करंट निकाल के, इंडिविजुअल करंट सब जगह सेम होता है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसमें नहीं पूछ रहा था तो हमने बोला सीरीज है इसलिए यहाँ जो करंट होगा यहाँ वही, यहाँ वही, यहाँ वही होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इसलिए हमारा थोड़ा टाइम लंबा जाता है क्योंकि हम बहुत डिटेलिंग करना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में फीडअप हो जाए। मेरा मानना है पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ऐसी पढ़ाई है पतंग उड़ाने की तरह। अगर आपके पतंग कट जाए तो धागा को खींचना होता है तो आप क्या करते हो? एक बार में ऐसे खींच लेते हो? नहीं, एक तरफ से खींचते हो, एक तरफ से उसे बांध कर एक किसी लकड़ी में ऐसे करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप खींचते चले जाओगे तो एक गुच्छा सा बन जाएगा और वो गुच्छे को खोलना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा, और उस मुश्किल काम को नहीं करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज को हर एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा। अगर आप उस गुच्छे में फंस के रह जाओगे तो धागा बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में इसी तरह फिजिक्स को खराब कर लेते हैं, इसलिए हम आपको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीछे से आप समझते भी जाओ और लपेटते भी जाओ। ये पूछा नहीं गया था, सिर्फ ये पूछा गया था तो ये समझ लेना, इरेज कर दे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का संपूर्ण ज्ञान लेना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अगर संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो आप एक काम करो, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाओ, या बोलोगे तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे। पहले आप 4 घंटे 32 मिनट देखो जिसमें पूरी थ्योरी बताई है, और उसके बाद फिर जाके आप वो वाली वीडियो देखो, क्या नाम है, जिसमें हमने 1 to 6 क्वेश्चन नंबर बताए हैं। उसके बाद जाके आप इस पे आओ तो मजा आएगा। बाद बाकी ऐसे यहाँ पर भी हो तो आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको जैसे मन है वैसे पढ़ लो, हम अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे समझ सकते हो वैसे समझ लो, आपको नंबर आना चाहिए, दैट्स इट। आपका जिंदगी का लक्ष्य यही होना चाहिए कि सामने कौन टीचर खड़ा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए मार्क्स। आते हैं हम आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हाउ मेनी 176 रेसिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। पहले एक बात बताओ कि अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हो सीरीज में और एक R इक्विवेलेंट निकालते हो आप पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट रिड्यूस होता है और सीरीज में R इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है। देखो, अगर मान लो एक है 1 ओम, एक है 2 ओम, एक है 3, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इस समय R इक्विवेलेंट कितना होगा? 6 4 10 2 12 ओम। लेकिन इस समय R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो कहोगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इज 1/R इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा 6 नहीं 6 नहीं 12 एलसीएम होगा, 2 6 जा 12, 4 3 जा 6 2 जा 6 3 9 1 10, यानी 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 10/12। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/10, दैट इज 1.2 ओम। यानी आप देख रहे हो कि पैरेलल में जब इसी चीज को आपने निकाला तो 1.2 ओम आया और सीरीज में 12 ओम आया। यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 6 3 9 10 11 है, सॉरी 11 है, तो ये 11 है, तो ये लगभग आ जाएगा 11 1 जा 11, 1 इज द कैरी, डेसिमल 0, 11 9 जा 99, यानी 1.09 आएगा, जो भी आएगा। यानी आप देख रहे हो कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं।
इस क्वेश्चन में कहता है कि भैया हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम एंड 220 वोल्ट करंट। कहता है कितने रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा है जिसका हर एक रेसिस्टेंस का रजिस्टर का रेसिस्टेंस है 176 ओम, मान लो दूसरा है 176 ओम, मान लो तीसरा है 176 ओम। इसी तरह हमें नहीं पता डैश 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 डैश, हमने n रेसिस्टेंस लगाया पैरेलल में लगा दिया। कहता कितना लगाएंगे, तो हमने बोला 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, इसी तरह हमने n लगा दिया। कितना लगा दिया? n, बहुत सारे लगाया। वो n कितना है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जो सारे के सारे कनेक्टेड है किससे? 220 वोल्ट लाइन सप्लाई से, और यहां से जो करंट आ रहा है I, वो है हमारे पास 5 एम्पियर। क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है, आराम से मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 176 ओम का कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे, तो हमने बोला n ओम तक लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 ओम 2 ओम n तक लगाएंगे, जिसमें 220 वोल्ट का सप्लाई है और 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। यही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है सर, हटा ले क्वेश्चन। अब यहां से हम कहेंगे कि सर इसमें अगर हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये होगा 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में है, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn होगा। यहां से बोलोगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये भी मार्कर सही नहीं चल रहा है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 सेकेंड, हाँ, इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह 176 ओम प्लस R2 की जगह 176 ओम प्लस कितना लगाएंगे ये हमें नहीं पता। ठीक है, डैश 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 डैश, यहां पर 1 कुछ भी 176 ओम होगा। अब नंबर हमें नहीं पता, ये n है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी कहां तक जा रहा है, और कुछ समझना क्या समझाना चाह रहे हैं, बिल्कुल 10th क्लास में हो, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसका जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितने जा रहे हो, n तक जा रहे हो, n टर्म्स तक जा रहे हो ना। 1/176 कितना है वो नहीं पता, तो यहां से इसका 1/R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 176 एलसीएम लोगे, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस n तक, और 1 से लेके 2 नंबर जोड़ोगे 2, 3 जोड़ोगे 3, 4 जोड़ोगे 4, 5 जोड़ोगे 5, तो n जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी 1/R इक्विवेलेंट आ गया n अपॉन 176 ओम। यहां से R इक्विवेलेंट आ गया 176 अपॉन n ओम। कोई दिक्कत है? अब हम जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल्स टू I, R होता है ओम्स लॉ से। V की जगह हमने डाल दिया 220 वोल्ट, I की जगह डाल दिया हमने 5 एम्पियर, और R की जगह डाल दिया 176 अपॉन n ओम। ठीक है, ओम जो होता है वो वोल्ट पर एम्पियर ही तो होता है। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है तो वोल्ट पर एम्पियर ही तो होता है। ये एम्पियर ने एम्पियर को मारा, वोल्ट ने वोल्ट को मारा, क्योंकि n की वैल्यू है वो नंबर में आनी चाहिए, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो कट गया। अब यहां से कहोगे कि ये इधर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 220 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 176 अपॉन n। इस 5 को इधर देखो, यही बचा ना, 5 को इधर लेके आए तो 220 अपॉन 5 आया, इसको काटोगे तो कट जाएगा 5 4 जा 20, 2 इज द कैरी, 5 4 जा 20, n को इधर लेके जाओगे 44 को इधर लेके आओगे तो n बराबर 176 अपॉन 44, इसको काटोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 6, हाँ 4 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर आ गया 4। यानी 176 ओम का अगर 4 रजिस्टर लगाओगे तो 4 रजिस्टर लगाओगे तो क्या आएगा, 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, एलसीएम लोगे 176, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 4/176 आएगा 1/R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट मिलेगा आपको 176/4, काटोगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब हम जानते हैं V इक्वल्स टू I, R होता है, तो I बराबर V अपॉन R होगा, तो V की जगह 220 वोल्ट अपॉन R की जगह 176 डालोगे तो ये कट के आ जाएगा, नहीं सॉरी 44 ना, R V अपॉन R की जगह कितना है 44, ये काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 एम्पियर करंट। क्या किया समझो 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 समझो। हमने बोला n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा, कितना लगा हमें नहीं पता,
पूछ रहा है कितना लगाएंगे, तो वो 5 एम्पियर के करंट और 220 वोल्ट को बर्दाश्त कर लेगा 176 का। तो हमने बोला 1/R इक्विवेलेंट निकाले n टर्म्स तक, n टर्म्स तक निकाले तो नीचे में 176 एलसीएम, 1 से लेके n तक जोड़े तो n/176 आ गया 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आ गया 176/n। यहाँ से ओम्स लॉ को पुट किए और यहाँ पर V इक्वल टू IR लगा, V की जगह ये डाल दिया, R की जगह ये, I की जगह ये डाल दिया और जो R इक्विवेलेंट आया 176/n डाल दिया। यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन को उल्टा चेक करने के लिए समझ रहे हैं कि I नहीं दिया होता तो हम कहते हैं अगर 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, कितने 4 लगा हुआ है 176 ओम का, 4 ही लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाले तो हमको आया 44 ओम और V है हमारे पास 220 वोल्ट। तो I बराबर क्या आएगा 220 वोल्ट अपॉन 44 ओम और इन दोनों को काटोगे तो 5 एम्पियर ही आएगा, यानी करंट जो था वो 5 एम्पियर आया। तो ये क्रॉस चेकिंग था, बनाने का तरीका यही है, ये क्रॉस चेक कर दिया हमने। ये नहीं करोगे तब भी चलेगा, बनाने का तरीका यही है कि n टाइम्स मान लिया कि इतने रेसिस्टर लगे होंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया, यानी 4 ऐसे रेसिस्टर लगे होंगे पैरेलल में जिसका इक्विवेलेंट 44 आएगा, जिस समय करंट 5 एम्पियर और पोटेंशियल 220 वोल्ट होगा। बनाने का तरीका सिर्फ यहीं तक था। ये तो हमने चेक कर लिया कि करंट को गायब करके अब R इक्विवेलेंट और 220 वोल्ट से देखा कि 5 एम्पियर आ रहा है या नहीं। ये तो आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। ज्यादा गहराई में अगर कंफ्यूजन हो तो बताना, इरेज करें, कर दो सर। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसीलिए हम आपको प्यार से समझा रहे हैं। थोड़ा भी लगे कि कंफ्यूज कर रहे हो तो बता देना आप। कमेंट बॉक्स पूरा है और अभी हम नए हैं अपने खेल में, अपने फील्ड में, तो हम आपके हर कमेंट का जवाब तो देते ही हैं। अभी तक मेरे अंदर वो क्या कहते हैं एटीट्यूड नहीं आया है कि कमेंट आए तो उसका जवाब नहीं देना, क्योंकि 4-5 कमेंट ही करते हो आप लोग, डाउट नहीं होता है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। तो हम अभी तक तो आपका हर जवाब देते हैं, तो आपको लगेगा कि कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ऐसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं चीजों को समझाने की। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 10 किया, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया, 15th नंबर पहले कर दिया। ये जो क्वेश्चन हमने किया था ये 15th नंबर था। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15th कर दिया, आप समझदार हो। ये जो अभी बनाया था हमने यही था ना? नहीं नहीं, कौन सा बना दिया भाई यार, 220 वोल्ट अभी बनाया कौन सा? हाँ नहीं सही बनाया तो है, हम भी कंफ्यूज कर दिया। ठीक था, एकदम सही है, 10th नंबर ही था। ये हम यहाँ पर लिए, ये नहीं देखे थे, ठीक है। 10th नंबर हो गया, 15 नहीं था, माय मिस्टेक। सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। ओके सर, समझ गए हैं। बुक है ना आपके पास, देखो ये 10th नंबर था। अब 11th में आते हैं। 11th में कहता है सो दैट हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ 6 ओम, हर 6 ओम का है, यानी R1 बराबर भी है 6 ओम, R2 बराबर भी है 6 ओम और R3 बराबर भी है 6 ओम। अब इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे जिसमें पहले वाले में आपको R इक्विवेलेंट मिल जाए 9 ओम का और दूसरे वाले में R इक्विवेलेंट मिल जाए 4 ओम का। तो आप इसमें दिमाग मत लगाओ, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। पहला हम केस लेके चलते हैं, तीनों को सीरीज में लगाते हैं। लगाया, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये एक बैटरी लगा दी V। अब इसमें हमने R इक्विवेलेंट निकाला तो हमने बोला 6R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 18 ओम। हमें 18 ओम नहीं चाहिए R इक्विवेलेंट, 9 और 4 चाहिए, यानी ये तरीका तो गलत है। दूसरा तरीका, तीनों को पहले पैरेलल लगा लेते हैं। पहले तो यही काम करना हमारे लिए आसान होगा। अब तीनों को पैरेलल लगा दिया, ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम। यहां पर हमने निकाला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ रहे हैं? इसमें कह रहा है कि तीनों रेसिस्टर 6 ओम का है। किस तरह से सर्किट बनाओगे कि एक बार 9 ओम आ जाए और एक बार 4 ओम आ जाए, ठीक है। तो यहां से हम 1/R इक्विवेलेंट निकाले तो लिखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6।
यहां से हमें मिला, हटा दें इसको, यहां से हमें मिला 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6, एलसीएम लिया 1 + 1 + 1 दैट इज 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज 1/2। यहां से हमें मिला r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। यानी ये तरीका भी सही नहीं, तीनों को पैरेलल में लगाना भी सही नहीं, क्योंकि देखो पैरेलल में लगा रहे तो 9 और 4 चाहिए, 9 और 4 ही चाहिए ना, 9 और 4 चाहिए, इसमें मिल रहा है 18, इसमें मिल रहा है 2, तो ये सही नहीं है। तीसरा तरीका आते हैं, 2 को पैरेलल में लगा देते हैं और 1 को उसके बाद सीरीज में लगा के देखते हैं। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। अब इस समय R इक्विवेलेंट निकालोगे तो पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालोगे, तो इसका R इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6 + 1/6, एलसीएम लोगे 6 तो आ जाएगा 1 + 1, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। यानी इन दोनों का R इक्विवेलेंट मिलके आया 3 ओम, और ये 3 ओम के साथ ये सीरीज में है, तो जो टोटल R इक्विवेलेंट मिल के आएगा वो ये और ये मिला के आएगा, यानी 3 ओम + 6 ओम दैट इज 9 ओम। यानी पहले में हमें चाहिए था R इक्विवेलेंट 9 ओम, यानी 2 6 ओम को पैरेलल में लगाएंगे और तीसरे को उसके साथ सीरीज में लगाएंगे, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट बन के आएगा 3 और इसका R इक्विवेलेंट बन के इसका R है 6, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9 ओम। अब दूसरे में हमें 4 ओम चाहिए, इसको लिखो, बताते हैं हम, जल्दी से लिख लो। दूसरे में हमें चाहिए क्या? 4 ओम। सोचो कैसे लगाओगे? करें आगे। अब दूसरा तरीका ये है कि एक और तरीका बच रहा है ना मेरे पास, अब ये पा लिया हमने, इसके लिए सर्किट डायग्राम ये हो गया। अब ये सब तो नहीं है, एक और डायग्राम बना के देखते हैं। एक मेरे पास तरीका ये है कि 2 को सीरीज में रखें, 2 6 ओम जो है हमारे पास उसको सीरीज में रखे और उसके साथ एक 6 ओम को पैरेलल कर दे। ये भी तरीका तो है। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये सीरीज में है, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 + 6 दैट इज 12 ओम। और ये 12 और ये 6 आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं कितना आएगा। जो नहीं है उसको हटा देते हैं, यानी ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, इसका ये कैलकुलेशन भी नहीं है, यानी पहले वाले के लिए ये डायग्राम बनेगा। अब यहां पर जब निकालोगे तो टोटल 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट है 12, तो 1/12 प्लस एक है 6, 1/6, क्योंकि दोनों 2 सीरीज में एक पैरेलल में, तो ये एलसीएम हो गया 12, ये आ गया 1 और 6 2 जा 12, यानी 3/12 दैट इज 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1/4, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4 ओम। यानी दूसरे वाले के लिए ये डायग्राम बनाना होगा, 2 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में, और पहले वाले के लिए डायग्राम बनाना होगा 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में। और यही तरीका है हमें 9 ओम का R इक्विवेलेंट पाने का और 4 ओम का R इक्विवेलेंट पाने का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। इरेज करें, कर दो सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कितना टाइम हो गया? 43 मिनट हो गया। इसको एक और पार्ट में चेंज कर दे कि बना दे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। नहीं, ज़्यादा लंबा लंबा करने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने का असली मज़ा इसी में है जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो आप। इसको हम इरेज करते हैं और 12 से लेके 16, हाँ 12 से लेके 18 6 क्वेश्चन, 12 13 14 15 16 17 18 7 क्वेश्चन को एक वीडियो में बनाते हैं, उसमें लेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में बना देते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें आसान लगेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बोरिंग हो जाता है। जैसे पहला वीडियो 4 घंटे 32 मिनट का है, ज़्यादातर बच्चे वहाँ जाएंगे नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो इसको कर लो, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अब हम टाइम का ख्याल रखेंगे। हमने पहले बनाने वक्त जोश जोश में क्या करते थे कि अपने आप की कैपेबिलिटी, बच्चे की कैपेबिलिटी में देख लेते थे और बनाते चले जाते थे। नहीं,
अब क्या है, हमें देखना है कि टाइम लिमिट भी रहे और चीज़ें आसान भी रहे। ठीक है, तो चलो इस यहाँ तक करो, फिर आपको नेक्स्ट इसका हम अगली क्लास में, मतलब जस्ट इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय। अब बचे हुए नेक्स्ट हम आपको बता देंगे। बाय।